नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। पड़ोस में बड़ी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान, वाजपेयी जी की शब्दों में हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, तो वही पड़ोसी, वहाँ हलचल मची हुई है। और वो जो हलचल मची हुई है, उसी को समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी आज मौजूद हैं। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। कमांडर साहब, जो ये इमरान को लेके हंगामा मचा हुआ है पाकिस्तान में, अब तो उनकी बहनों ने मुलाकात कर ली। पहले तो मौत हो गई है, ये ऐसी अफवाह फैली थी तो बड़ा हंगामा मचा था। लग रहा था कि क्या हो रहा है, रावलपिंडी में जो उस दिन हो गया था वैसा ही तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अब तो बहनों ने मिल लिया, मुलाकात हो गई। क्या ये ठंडा पड़ जाएगा अब? राकेश जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। इमरान खान जिंदा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इमरान खान के जिंदा होने या ना होने से ज्यादा बड़ा हो रहा है। देखिए, इमरान खान को कई मानों में पाकिस्तानी अवाम ने एक तरह से दगा दिया है। अगर इमरान खान इतने सालों से जेल में हैं तो इसलिए भी हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने उनके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं की। अगर ज्यादा मशक्कत की होती, जैसे उनको अरेस्ट किया था, जैसे हड़तालें हुई थी, बंद हुए थे, सड़क पे लोग आ गए हो। सड़कों पे आए थे, उसके बाद तो नहीं हुआ ना। हम्म। तो एक तरह से आपने मतलब पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को भूल दिया। लेकिन उनके जिंदा मरने की खबर ने उनको इसको फिर से खड़ा कर दिया मामले को। मामला तूल पकड़ने लगा लोगों में और नई जान आई। और अब उस ऊर्जा को घटाने के लिए या बंद कर आग को बुझाने के लिए मुनीर ने भेज दिया, चलिए आप जाके अपने भाई से मिल लीजिए। एक बहन को भेज दिया और बहन का एक तकरीबन तकरीबन 30 सेकंड का क्लिप आपको सुनाई देता है। लेकिन क्या वो सिर्फ 30 सेकंड का ही क्लिप था? बहन तो ये भी बोल रही है कि इमरान खान को अभी भी ना डर है, इमरान खान अभी भी डरते हैं कि उनको मना कत्ल कर दिया जाएगा, जेल के अंदर उनको खत्म कर दिया जाएगा। वो अपनी जगह है। अगर इमरान खान जाते हैं तो पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात तो एक तरह से निश्चिंत हैं। ये लेकिन तो तय। बिल्कुल होंगे होंगे। लेकिन इससे बड़ी बात हो रही है, वो है शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के बीच की बात। ये मत भूलिएगा, जिस दिन 27th अमेंडमेंट पास हो रहा था उस टाइम पे शहबाज शरीफ खुद पार्लियामेंट में नहीं थे, नहीं वो थे। ब्रसल्स में। फिर जब ये पास हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो गैजेट नोटिफिकेशन हुई थी, वो हुई थी 29 नवंबर 2022 को, जिसमें आसिफ मुनीर को 3 साल का एक्सटेंशन दिया था कि आपको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के भेज रहे हैं 3 साल के लिए। वो एक्सटेंशन खत्म हो जाता है 29 नवंबर 2025, मतलब मोटा मोटी 4 दिन पहले। 4 दिन से पाकिस्तान में आज की तारीख में कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, क्योंकि अपॉइंट किसको किया आपने? सीडीएफ का जो पोजीशन है, इसकी गैजेट नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, तो सीडीएफ पोस्ट भी नहीं एग्जिस्ट करती। शहबाज शरीफ खुद गायब हो गए। खबरें हैं कि वो कल रात को या परसों रात को, देर रात को वापस आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बावजूद नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। ये भी मत भूलिएगा कि जो आसिफ मुनीर ने 27वें अमेंडमेंट में किया था, वो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से क्लॉज दे दिया था कि भाई हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। सही है, क्रिमिनल केसेस, ये केस वो केस के लिए तो नहीं चल सकता, लेकिन प्रोसीजरल, ये तो प्रोसीजर है। प्रोसीजर के हिसाब से आपके पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ही रिकमेंडेशन के ऊपर आप बाकी काम करते हैं। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है तो किसकी रिकमेंडेशन लेंगे आप? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आके खड़ी हो गई है पाकिस्तान के सामने। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अगर से बचना है या निकलना है तो
किसी ना किसी तरीके से या तो आप एक बैक डेटेड नोटिफिकेशन लाएंगे तो वो कोर्ट में जाके चैलेंज हो सकता है, या ये खेल भी हो सकता है। ये मत भूलिए, अगर शहबाज शरीफ एन वक्त पे पहुंच गए बहरेन, बहरेन से पहुंच गए लंदन, तो ये तो नहीं है कि वो वहां पे चने खाने गए थे या अपने भाई का हाल पूछने गए थे, बाकी लोगों से तो मिल रहे होंगे। अगर वो मिल बिल्कुल। रहे थे और उन्होंने जिन जिन से मिला है तो ये जरूर बात की होगी उन्होंने कि साहब अगर मैं नोटिफिकेशन नहीं साइन करता हूं तो क्या होगा, बैक डेटेड करता हूं तो आप कुछ कर सकते हैं, या हमारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, कोई दबाव पड़ता है तो आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो सेटल करके आए होंगे। और ये मत भूलिएगा, नवाज शरीफ खुद लंदन में है। नवाज शरीफ ने अगर किसी से धोखा खाया है तो वो आर्मी से खाया है। तो नवाज शरीफ को तो पता है कि आर्मी से दोस्ती कितनी मुश्किल है, कितनी, और आर्मी से दुश्मनी कितनी जानलेवा है। तो ये सब तो चल रहा है, तो ये सब बड़ी समस्या है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गई, एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रही है। अगर वो 25,000 लोग वहां भेज देता है गाजा में, तो क्या वो हमास को डिसआर्म करेगा, मतलब उनके हथियार लेगा? वो करता है तो तहरीक लब्बैक वगैरह वगैरह पाकिस्तान के अंदर ही आग लगा देंगे। वो अगर नहीं करता है तो इजरायली फोर्स और हमास के बीच में ही वो पड़ जाएगा, जान खुद गंवाएंगे ये लोग। तो ये बहुत ही जटिल समस्या में वो बैठा हुआ है। फिर आप ये मत ये भूलिएगा कमांडर कि, साहब, जी जी प्लीज हाँ कंप्लीट। बोलिए राकेश, बोलिए राकेश जी। मैं मैं ये कह रहा था कमांडर साहब कि वैसे तो आजादी के जितने भी साल हुए हैं, पाकिस्तान के पैदा होने के जितने भी साल हुए हैं, उसमें से आधे से ज्यादा वक्त तो उन्होंने फौजी वर्दी के नीचे बिताया है। और ये भी जो कोशिश हो रही है जनरल साहब की, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो हैं, वो उनकी भी जो कोशिश है ये अमेंडमेंट वगैरह करवाने की, वो भी एक तरह से पर्दे के पीछे से पूरी ताकत लेने की कोशिश है। तो क्या बिल्कुल। पर्दे के सामने से भी ताकतवर होके आया जा सकता है? मतलब जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ थे, तो क्या ये भी हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर कल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या सैनिक तानाशाह हो जाए? होने को तो हो सकता है, लेकिन मुझे अपने आप में नहीं लगता है कि आसिफ मुनीर जी में इतनी मेहनत है, इतनी हिम्मत है। ये मत भूलिए, यही आसिफ मुनीर था जो बंकर में छिपा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। इसकी तो फोटोज निकली हैं बंकर में। तो क्या इसके पास इतनी हिम्मत है? इसने अभी तक ये नहीं किया, और है ना, सहारा लेता रहा या सिविलियन गवर्नमेंट की आड़ में सब कुछ करता रहा। तो मुझे तो नहीं लगता ये लेगा। दूसरी वजह यह है कि 27वें अमेंडमेंट के खिलाफ यूएन ने भी कहा है, आईएमएफ ने भी कहा है, और आईएमएफ को मिल गया है $16 बिलियन का घपला। और ये मत भूलिए, $16 बिलियन ही तो आईएमएफ ने दिए हैं पाकिस्तान को। तो मतलब सारे के सारे पैसे को गबन हो गया, घपला हो गया। अब इसके पास, मुनीर के पास मौका क्या है? उसकी जो समस्या जो है वो बहुत जटिल है। यहां पे बस एक ही मुझे विकल्प दिखाई देता है आसिफ मुनीर की तरफ से, और वो है जो पाकिस्तान हमेशा इस्तेमाल करता रहा है, वो है अगर कोई समस्या हो, अगर देश के अंदर प्रॉब्लम हो, तो सबको दिखा दो भारत। और वो कहेगा भारत से हमें समस्या हो रही है, भारत ने हमें पीटा है, भारत ने हमें ये किया है, तो इसीलिए हम ये से हमारी समस्या हो रही है। इसकी भूमिका चल रही है, लेकिन बहुत अकलमंदी से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जो हमारी हुकूमत है, उसने पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्स किए हैं, पाकिस्तानी आर्मी को पॉलिटिकली मारने की कोशिश की है, लेकिन मिलिटरली कुछ नहीं किया है। ये बहुत बढ़िया चीज किया है हिंदुस्तान ने कि वो पीओजेके के बारे में बोलते हैं, यहाँ पे सिंध भी कभी आ सकता है। मैं तो चाहूंगा कि जो अपने कश्मीर असेंबली में वेकेंट सीट्स हैं, वहां पे पीएजेके के कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उनके लिए जगह है, और उनको बोलें कि आप पीओजेके के बारे में यहाँ पे बात करें और हम इस बात को तूल देंगे। ये हमें करना चाहिए।
मैं मैं तो देखता हूँ कमांडर साहब कि अगर एक वैसे इसकी तस्वीर देखें पाकिस्तान की, तो लगता है जैसे एक बड़ा एंटरटेनिंग सीरियल है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आज जो जो चीज आपने सुनी नहीं रहती है, वो चीजें हो जाती हैं। खेल में, क्रिकेट में, धर्म में, सिनेमा में, राजनीति में, हर जगह। और इसीलिए बड़े खतरे भी हैं। जैसे वाजपेयी जी कह गए थे कि भाई पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसी से बना के रखें। अब ऐसे पड़ोसी से कैसे बनाए? वहां जो कुछ भी होता है उसका ऐसे या वैसे कोई ना कोई असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो सबसे बड़ी चिंताजनक तो यही बात है कि हमारा पड़ोसी ही ऐसे है, और हमें अपनी रणनीति बनानी है कि हम उससे कैसे निपटे। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जो लोगों को शायद नहीं पता हो। मुझे भी नहीं पता थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं अंत में। हमारा ये मौका है, जी। सर्दी का मौसम है ना। अपने घरों में मूंगफली बना करिए गरम, आग में आलू डालिए, पॉपकॉर्न खाइए और तमाशा देखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद।